नमस्कार बच्चों। आज हम 10th क्लास की एसएसटी के चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे और उसका नाम है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत शुरू से लेकर यानी प्राचीन इतिहास से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो काल है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है इसी चैप्टर में, और जिसे हम स्वर्णिम भारत के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत इतना चर्चित क्यों रहा है, इतना विश्व विख्यात क्यों रहा है। इसके पीछे रीजन है। देखिए, प्राचीन काल से ही भारतीय जो इतिहास और संस्कृति के बारे में बात करें हम, तो वो गौरवशाली रहा है। गौरवशाली कैसे रहा है? देखिए, लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो भारतीय जो विद्वान हैं, तो उन्होंने भारत के बारे में 2 आदर्श वाक्य दिए हैं। एक आदर्श वाक्य जो था वो था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है कि संपूर्ण जो विश्व है, पूरा जो विश्व है, वो एक परिवार की तरह रहे। ये भारतीय इतिहास में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। लिख देता हूं मैं कि आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य, तो आदर्श वाक्य में पहला जो वाक्य है वो अपना ये है कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ होगा कि सभी विश्व के प्राणी एक परिवार की तरह रहे, एक परिवार की तरह रहे। ये हो गया वसुधैव कुटुंबकम। और दूसरा जो वाक्य है, आदर्श वाक्य, वो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, काफी चर्चित हैं। देखते हैं, जिसको बोलेंगे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। ये आदर्श वाक्य हो गए दोनों, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया से क्या आशय है? तो इसमें ये कहा गया है कि विश्व के सभी लोगों का कल्याण हो। क्या हो? कल्याण हो। दूसरा, सर्वे सन्तु निरामया, तो सर्वे सन्तु निरामया से क्या आशय है कि सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें। क्लियर? विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी का क्या हो? कल्याण हो। ये 2 आदर्श वाक्य रहे हैं। भारत प्राचीन काल से ही एक विश्व गुरु के नाम से जाना गया है। भारत क्या कहलाता है? विश्व गुरु। अगर हम देखें कि भारत का उपनाम क्या है या दूसरा नाम क्या है, तो भारत का जो उपनाम होगा वो होगा विश्व गुरु। क्या होगा? विश्व गुरु। क्लियर? दूसरी बात, इसे और क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। अब सोने की चिड़िया कहने के पीछे एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? क्योंकि यहाँ पर जो उपज पैदा होती थी, पैदावार होती थी, या यूं कहें कि खदानें जो हुआ करती थी, वहां से भी अच्छा खासा उत्खनन किया जाता था। तो यहाँ पर अपार धन संपदा होने के कारण भारत जो है वो क्या कहलाया? सोने की चिड़िया कहलाया। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 1800 साल पहले की, कि भारत किस तरीके का था। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे वाक्य होने के बाद में कि भारत में किसका उत्खनन हुआ। तो भारत में उत्खनन हुआ था लोहे का, और भारत में उस समय बड़े बड़े जलियान भी पाए जाते थे। और बड़े बड़े जो जलियान हैं, उन जलियानों में विद्वान लोग बैठकर, या यूं कह दें कि यात्रीगण बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। यानी कि भारत छोड़कर दूसरे देशों तक उन्होंने गमन किया है। वहां पर भी वो लोग गए हैं और वहां पर जाकर अपने धर्म का प्रसार किया है। भारत की जो गौरवमयी गाथा है वो वहां पर उन्होंने प्रकाशित की है, प्रचार किया है उसका। तो यहाँ पर जहां पर जो लोग थे, जिन लोगों ने दूसरे देशों में जाकर ये काम किया, और वो जो क्षेत्र है, या यूं कह दें कि भारतीय जो भारत के जो आसपास जो छोटे छोटे टापू हैं, या यूं कह दें कि जो द्वीप हैं, वो द्वीप द्वीपांतर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वीपांतर कहलाते हैं। जैसे कि ये भारत है, और भारत के नीचे क्या है? हिंद महासागर है। इधर ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है।
तो यहाँ पर इसके नीचे के हिस्से में अगर कोई द्वीप है, क्लियर, कोई देश है, तो ये जो क्षेत्र हैं वो क्या कहलाएंगे? द्वीपांतर कहलाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द्वीपांतर किसे कहते हैं, तो भारत के आसपास के जो द्वीप हैं या नजदीकी जो देश हैं जहां पर भारतीय लोग गमन करने गए हैं, तो वो सेक्टर क्या कहलाएंगे? द्वीपांतर कहलाएंगे। छोटी से एक वाक्य में उसको बोलेंगे कि भारत के नजदीक द्वीपांतर देश या जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं वो क्या कहलाएंगे? द्वीपांतर कहलाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा जो भारत है उसका उपनाम हो गया विश्व गुरु, दूसरा नाम हो गया सोने की चिड़िया, और फिर देखिए आदर्श वाक्य की बात करें तो आदर्श वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम, जिसे कहेंगे जिसका अर्थ हम देखेंगे तो सभी विश्व के जो प्राणी हैं वो एक परिवार की भांति रहे, एक परिवार की तरह रहे, मिलजुल कर रहे, सीधी सी भाषा। दूसरा जो आदर्श वाक्य है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका क्या आशय होगा कि विश्व के सभी लोगों का कल्याण हो और सभी स्वस्थ रहें। क्लियर? अब बात करते हैं कि द्वीपांतर किसे कहेंगे, तो भारत से सटे हुए जो द्वीप हैं, द्वीपीय देश हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? द्वीपांतर कहा जाएगा। क्लियर? अब ये सोचते हैं कि भारतीय लोग विदेशों में कैसे गए, पड़ोसी देशों में कैसे गए, तो उस समय की जो घटना है वो गए थे जलियानों में, और जलियान किसके बने होंगे? लोहे के बने होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि वहां पर लोहे का उत्खनन शुरू हो चुका था, और मुख्य सेक्टर देखा जाए तो बिहार के आसपास के सेक्टरों में लोहा भरपूर मात्रा में मिल रहा था। क्लियर? तो यहां पर जब ये लोग दूसरे देशों में गए तो वो जलियानों की मदद से गए। 6ठी सदी के आसपास सिंधु नदी में बहते हुए या यूं कह दें कि तैरते हुए जलवानों का साक्ष्य मिला है। कहां पर? सिंधु घाटी नदी में, या यूं कह दें कि सिंधु नदी में क्या मिले हैं? जलियान मिले हैं। तो जलवान क्वेश्चन इस तरीके से हो कि भारत में प्रारंभिक समय में या प्राचीन काल में जलियानों के जो अवशेष मिले वो कहां पर मिले? तो सिंधु नदी में मिले। कहां पे मिले? सिंधु नदी में। तो यहां पर लिख सकते हैं कि जलियान कहां पर मिले? सिंधु नदी में। क्लियर? तो इस तरीके से ये सामान्य चीजें तो हो गई, और आगे चलते हैं कि भारतीय इतिहास चर्चित रहा है, और इतना चर्चित कैसे रहा है। हम बात करते हैं सभ्यताओं की। तो सभ्यता किस तरीके से है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास को कैसे जानेंगे हम? तो वो जानेंगे सभ्यता से। किससे जानेंगे? सभ्यता से। और ये सभ्यता कौन सी सभ्यता है? जैसे हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता के साक्ष्य भी यहां से हमें मिले हैं। कौन सी सभ्यता के? वैदिक सभ्यता के, या यूं कह दे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के साक्ष्य भी यहां से हमें मिले हैं। यानी कि ये जो सभ्यता है ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये क्या है? विकसित सभ्यता है। और बात करें हम रामायण के समय की, रामायण, एक ग्रंथ आता है महाभारत, तो महाभारत के समय की, तो ये जो रामायण सभ्यता, महाभारत, ये क्या हो गई? ये भी सभ्यता हो गई। तो इस समय जो भारत था, क्या था? भारत था वो काफी गौरवशाली था। ठीक है? तो इस वजह से भारतीय जो इतिहास है वो बहुत चर्चित है। भारत की जो संस्कृति है वो भी सर्वोपरि है पूरे इतिहास में। इसीलिए तो भारत को क्या कहा जाता है? विश्व गुरु कहा जाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि बात कर रहे थे जलियानों की, कि जलियानों की मदद से पड़ोसी देशों में गए। तो पड़ोसी देशों में कहां गए? जलियानों से जाने के लिए जल होना आवश्यक है, तो हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो वहां पर जो देश हैं, वहां पर वो लोग गए थे। जैसे कि हम देखते हैं ब्रह्मदेश, कहां गए? ब्रह्मदेश में गए, जो विद्वान है। दूसरा श्याम क्षेत्र में गए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया गए, और गए
बोर्निया, बोर्नियो जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जापान गए और कोरिया गए। ये जो बात कर रहे हैं अभी की नहीं है, ये प्राचीन समय की है, बहुत पुराने समय की है, जब भारत में वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था, या यूं कह दें कि जो सभ्यताएं चल रही थी, वैदिक, सिंधु, रामायण, महाभारत, ये सभ्यताएं चल रही थी, उस समय की घटनाएं कि भारतीय लोग उस समय भी विदेशों में जाया करते थे और अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का प्रसार किया करते थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से हो कि प्राचीन समय के जो लोग थे वो कहां कहां गए, तो कहां कहां गए, ब्रह्मदेश गए, शाम गए, ऑस्ट्रेलिया गए, बोर्नियो गए, जापान गए और कोरिया जैसे देशों में भी पहले से ही ये जा चुके थे। आज जाना कोई नई बात नहीं है, प्राचीन समय भी ये लोग जा चुके हैं। क्लियर? तो इस तरीके से भारतीय इतिहास संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। क्लियर? ये तो हो गई सामान्य बातें। अब बात करते हैं हम 6ठी सदी की। तो 6ठी सदी में क्या हुआ था कि जो भारतीय इतिहास है, तो उसमें जो क्षेत्र थे, जो रियासतें थी, जिसे हम बोलेंगे जनपद, क्या थे? जनपद। वो छोटे छोटे जो जनपद थे उनको मिलाकर महाजनपद बनाए गए। छोटे छोटे जो जनपद थे उनको मिलाकर क्या बनाए गए? महाजनपद बनाए गए। और महाजनपद कौन से हैं? देखिए, हम बात करते हैं महाजनपद की। देखिए, हमने देख लिया इंट्रोडक्शन कि भारतीय इतिहास का किस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ, भारतीय सभ्यता किस तरीके की थी और किस नाम से इसको जाना गया, आदर्श वाक्य क्या रहे, यहाँ के लोग कहाँ तक पहुंचे, विश्व गुरु कहलाए किस तरीके से, और सोने की चिड़िया किस तरीके से कहलाए, वो हमने देख लिया है। अब बात करते हैं हम महाजनपद की कि महाजनपद क्या है। महाजनपद क्या है? महाजनपद एक होता है जनपद। अगर छोटे छोटे जनपदों को मिला दिया जाए, अगर छोटे छोटे जनपदों को मिला दिया जाए तो उन्हें बोलेंगे हम महाजनपद। क्या बोलेंगे? महाजनपद। भारत में उस समय, प्राचीन समय में बहुत सारे जनपद थे, ठीक है? तो बहुत सारे जनपद थे, तो उन जनपदों को एक दूसरे में मिलाया गया और क्या बना दिया गया? महाजनपद। अब बात करते हैं कि महाजनपद कब बने। तो ये महाजनपद बने थे 6ठी सदी में। कौन सी सदी में? 6ठी सदी में। क्लियर? कौन सी सदी में बने? 6ठी सदी में महाजनपद बने। छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना दिए गए। कब बना दिए गए? 6ठी सदी में बनाए गए। ये काफी इतिहास में चर्चा का विषय है। तो महाजनपदों का जो समय रहा है वो कब से कब तक रहा है, देख लीजिए। इसका समय रहा था 600 ईस्वी से 325 ईसा पूर्व का समय। 600 ईस्वी से 325 ईसा पूर्व का जो समय था वो किसका समय था? महाजनपद का समय था। क्लियर? 600 ईस्वी से 325 ईसा पूर्व का जो समय था वो किसका समय था? महाजनपद का समय था। अब ये समझने में नहीं आया होगा आपको कि 600 से उल्टा कैसे जा रहा है 325। तो ये बात करते हैं हम किसकी? ईसा मसीह की। एक तो आता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय और एक आता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है, इसलिए ये क्या हो गया? ईसा पूर्व हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर महाजनपदों का जो काल कहलाया वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व कहलाया। अब आगे देखते हैं कि महाजनपद कौन से हैं, किस तरीके से बनाए गए। तो ये चीज तो आपके समझने में आ गई होगी कि छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना दिए गए। अब कुल महाजनपद कितने थे? तो कुल महाजनपद थे 16। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में कुल कितने महाजनपद थे, तो कुल महाजनपद थे 16। अब 16 महाजनपद कौन से हैं, कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। तो 16 महाजनपदों के बारे में आइए देखते हैं और साथ में उनकी जो राजधानियां थी वो भी हम देखते हैं। देखिए कौन कौन से महाजनपद हैं। पहला जो जनपद है महाजनपद वो है काशी। कौन सा है? काशी है। दूसरा है कुरु। कौन सा है? कुरु है। तीसरा कौन सा है? अंग है। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला काशी, दूसरा कुरु, तीसरा अंग।
काशी कुरु अंग, इस तरीके से आप सीक्वेंस में याद रखो तो ज्यादा याद रहेगा। काशी कुरु अंग, ये 3 जनपद हैं। अब आगे के जो जनपद हैं वो भी इस तरीके से देखते हैं। चौथा जो जनपद होगा वो होगा मगध, पांचवा होगा वज्जी और छठा होगा मल। टुकड़ों में याद कीजिए, पहला जो जनपद है वो कौन सा हो गया? काशी कुरु और अंग। काशी कुरु अंग, 3 ये हो गए। अब 3 जो हैं वो कौन से होंगे? मगध, वज्जी और मल। मगध, वज्जी और मल, मगध, वज्जी और मल। तो यहां पर कितने जनपद आ गए अपने पास में? 6 जनपद आ गए। इस तरीके से याद हो सकते हैं 3-3 के टुकड़ों में। इसके अलावा जो अपना जनपद है वो आएगा चेदी, चेदी, वत्स, चेदी, वत्स, कौशल। चेदी, वत्स, कौशल। तो 3 नाम ये हो गए, चेदी, वत्स और कौशल। तो 9 नाम अपने पास में आ चुके हैं, 9 महाजनपद आ चुके हैं। इनके अलावा और कौन से महाजनपद हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो 10वां जो जनपद होगा हमारा, 10वां जो जनपद है वो है पांचाल। कौन सा है? पांचाल। 10वां जनपद कौन सा हो गया? पांचाल हो गया। अब बात करते हैं 11वें जनपद की। तो 11वां जो जनपद है वो है आपका मत्स्य। कौन सा होगा? मत्स्य। 12वां जो जनपद होगा वो होगा आपका सूरसेन, सूरसेन। तो 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 3 फिर हो गए। अब इनके अलावा और कौन से थे? तो पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। अब 13वें जनपद की बात करें तो 13वें जनपद का नाम है गांधार, गांधार। 14वां है अशस्क, अशस्क। और 15वां जो जनपद है उसका नाम है कंबोज, कंबोज। और छठा जो जनपद होगा अपना वो होगा अवंती। क्लियर? तो 16 जनपद हो गए। पहला काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, अशस्क, कंबोज और अवंती। ये 16 महाजनपद हो गए। अब बात करते हैं कि इनकी राजधानी कौन सी है। तो राजधानियां भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि काशी की राजधानी कौन सी है, कुरु की कौन सी है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये मैप में भी इनको फील करना होता है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थान है, ये जो महाजनपद है, ये कहां कहां पर है। देखिए बच्चों, ये जितने महाजनपद हैं ये आपको आपके बुक में से जो मैप है, भारत का मैप, उसमें आपको इसको देखना है कि कौन सा महाजनपद कहां पे है और उसकी राजधानी कहां पर है। क्लियर? तो हम बात करते हैं इनकी राजधानियों की और वो याद भी करते हैं कि किस तरीके से इसकी राजधानी कहां पर है। तो सबसे पहले देखते हैं काशी, ये पहला महाजनपद हो गया। और काशी जो महाजनपद है, इस महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी राजधानी वाराणसी। कौन सी राजधानी है? वाराणसी। काशी की राजधानी कौन सी हो गई? वाराणसी हो गई। अब कुरु की कौन सी राजधानी है? तो कुरु, कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। कौन सी राजधानी हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब बात करते हैं अंग। तो अंग की जो राजधानी है वो राजधानी होगी चंपा। कौन सी होगी? चंपा। अब बात करते हैं मगध की। तो मगध की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो मगध की राजधानी है राजगृह। कौन सी है? राजगृह। इसी का दूसरा नाम क्या है? गिरिव्रज। क्या नाम है? गिरिव्रज। मगध की राजधानी हो गई राजगृह, गिरिव्रज। अब वज्जी की राजधानी क्या है? तो वज्जी की जो राजधानी है वो आएगी आपके विदेह, विदेह, या इसी का दूसरा नाम है मिथिला, मिथिला। वज्जी की जो राजधानी है वो कौन सी है? विदेह या मिथिला। अब मल की राजधानी कौन सी है? तो मल की जो राजधानी होगी वो होगी
कुशीनारा, कुशीनारा। इसी का दूसरा नाम क्या है? कुशावती। क्या नाम है? कुशावती। तो मल की राजधानी कौन सी हो गई? कुशीनारा या कुशावती। वज्जी की राजधानी कौन सी है? विदेह या मिथिला। मगध की राजधानी कौन सी हो गई? राजगृह, गिरिव्रज। कुरु की राजधानी, अंग की राजधानी कौन सी हो गई? चंपा। कुरु की राजधानी कौन सी हो गई? इंद्रप्रस्थ। और काशी की राजधानी क्या हो गई? वाराणसी हो गई। क्लियर? अब बात करते हैं हम चेदी की। तो चेदी की जो राजधानी है वो है शक्तिमती, शक्तिमती या शोकावती। क्या बोलेंगे? शोकावती। शक्तिमती या शोकावती किसकी राजधानी हो गई? चेदी की। क्लियर? अब वत्स की राजधानी क्या है? तो वत्स की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। कौन सी है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौन सी हो गई? कौशाम्बी हो गई। कौशल की राजधानी कौन सी है? तो कौशल की राजधानी है अयोध्या। अब यहां पर जो अयोध्या है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तर अयोध्या और एक दक्षिण अयोध्या। उत्तर अयोध्या की राजधानी कौन सी है और दक्षिण अयोध्या की राजधानी कौन सी है? तो हम यहां पर लेते हैं उत्तर अयोध्या। तो उत्तर अयोध्या और दक्षिण अयोध्या। उत्तर अयोध्या की राजधानी है आपके साकेत। उत्तर अयोध्या की राजधानी कौन सी हो गई? साकेत। और दक्षिण अयोध्या की जो राजधानी है वो कौन सी है? श्रावस्ती। कौन सी है? श्रावस्ती। क्लियर? तो यहां पर ये नाम आपको याद रखने हैं। 9 हमने महाजनपद पढ़े, 9 महाजनपदों में 9 राजधानियां इनकी हमने देख ली है। आगे बात करते हैं कि पांचाल की राजधानी कौन सी है? तो पांचाल की जो राजधानी है वो है, देखिए इसकी भी दो राजधानियां हैं, उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो राजधानी है अहिछत्र। अहिछत्र। कौन सी हो गई? अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी हो गई? दक्षिणी पांचाल की राजधानी हो गई कौपिले। कौपिले। कौन सी हो गई? कौपिले। क्लियर है? पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल दो भाग में हो गया, और दो भागों में जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी कौन सी हो गई? अहिछत्र हो गई। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी हो गई? कौपिल्य हो गई। क्लियर? अब आगे बात करते हैं मत्स्य की। तो मत्स्य तो काफी फेमस रहा है। तो मत्स्य की जो राजधानी है वो है विराटनगर। अभी वर्तमान में इसका नाम है बेराट। क्लियर? तो मत्स्य की राजधानी कौन सी हो गई? विराटनगर। सूरसेन की राजधानी क्या है? तो सूरसेन की जो राजधानी है वो है मथुरा। कौन सी राजधानी है? मथुरा है। सूरसेन की राजधानी कौन सी हो गई? मथुरा हो गई। अब बात करते हैं गांधार। तो गांधार की जो राजधानी है वो कौन सी राजधानी है? तो गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। कौन सी है? तक्षशिला। अभी ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में जा चुका है। तक्षशिला कहां पर जा चुका है? पाकिस्तान। ये पहले पूरा भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी जो भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद में जब हुआ तो ये पाकिस्तानी हिस्से में चला गया है। अब बात करते हैं अशस्क। तो अशस्क की राजधानी कौन सी है? तो अशस्क की राजधानी है पोतन या पाटेली। पोतन या पाटेली अशस्क की राजधानी है। कौन सी है? पोतन या पाटेली। अब बात करते हैं हम कंबोज की। तो कंबोज की जो राजधानी है वो है राजपुर। कौन सी है? राजपुर। और इसी को बोला जाता है हाटक भी। ठीक है? राजपुर या हाटक कंबोज की राजधानी। अब बात करते हैं अवंती। तो अवंती की भी दो राजधानियां हैं, एक तो उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। तो यहां पर दो राजधानियां कौन कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अवंती की जो राजधानी है वो आएगी आपके उज्जैनी। उज्जैनी काफी फेमस जगह है उज्जैनी। तो ये जो उज्जैनी है ये अवंती की राजधानी है,
उत्तरी अवंती की। और जब दक्षिणी अवंती की बात करते हैं तो दक्षिणी अवंती की जो राजधानी है वो है माहिष्मती। कौन सी है? माहिष्मती। क्लियर? माहिष्मती दक्षिणी उज्जैनी की राजधानी है। क्लियर? तो ये हमारे 16 महाजनपद हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल। चेदी, वत्स, कौशल। पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। गांधार, अशस्क, कंबोज और अवंती। ये 16 महाजनपद हो गए। और इनकी जो राजधानियां हैं वो कौन कौन सी हो गई? काशी की हो गई वाराणसी, कुरु की हो गई इंद्रप्रस्थ, अंग की हो गई चंपा, मगध की हो गई राजगृह या गिरिव्रज, वज्जी की हो गई विदेह या मथिला, और मल्ल की हो गई कुशीनारा या कुशावती। चेदी की हो गई शक्तिमती या शोकावती। वत्स की हो गई कौशांबी और कौशल की हो गई अयोध्या। अयोध्या के दो पार्ट, उत्तरी अयोध्या, दक्षिणी अयोध्या। उत्तरी अयोध्या की जो राजधानी है वो होगी साकेत और दक्षिणी अयोध्या की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी? श्रावस्ती। पांचाल। पांचाल को भी दो भागों में है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी? अहिछत्र। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी हो जाएगी? कौंपिल्य। मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, गांधार की तक्षशिला, अशस्क की पौतन या पाटेली, कंबोज की राजपुर या हाटक। तो 16 जो महाजनपद है वो कौन सा होगा? अवंती। तो अवंती क्या है? उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, ये भी दो पार्ट में है। तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी माहिष्मती। माहिष्मती का नाम तो बहुत चर्चित है, पिक्चर देखी होगी बाहुबली, उसमें आता है माहिष्मती। तो माहिष्मती क्या है? दक्षिणी भारत का हिस्सा है, इसलिए ये काफी फेमस रहा है। इसके अलावा देखते हैं जो महाजनपद है, यही महाजनपदों के जो इससे छोटे छोटे जिनको कहा जाता है जनपद, वो जनपद राजस्थान में भी आए हैं। कहां पर आए? राजस्थान में। तो राजस्थान में ऐसे जनपद कहां से आए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे जो जनपद थे वो पंजाब से आए। कहां से आए? पंजाब से। और वो कौन से लोग थे जो यहां पर आ गए? तो ऐसे वो लोग थे, यूनानी शासकों का जब आक्रमण हुआ भारत पे, जब यूनानी शासकों का आक्रमण हुआ तो पंजाब से बहुत सारी जातियों के लोग जैसे मालव, शिवी, अर्जुनियन, ये जो जातियां थी वो भागकर राजस्थान में आ गई और पूर्वी राजस्थान में आकर बस गई और वहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा? जनपद हो जाएगा। कौन कौन से जनपद है राजस्थान में देखते हैं। जैसे कि एक सरसरी दृष्टि से हम देख लेते हैं या बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो वो है जैसे मत्स्य जनपद है, वो भारत में भी आएगा और राजस्थान के पास में भी आएगा। तो मत्स्य सिंह की ने जो राजधानी मत्स्य जो महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। तो ये राजस्थान में है। तो मत्स्य जनपद महाजनपद भी है, राजस्थान में भी है। ऐसे ही मालव जनपद है, शिवी जनपद है। तो मालव जनपद भी अलवर, भरतपुर, करौली इन सेक्टरों के पास में राजस्थान में है। शिवी जनपद की बात करें तो शिवी जनपद जो है वो आपके मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ में चित्तौड़ मुख्य ले लेते हैं, वहां पर उस जाति के लोग रहे थे और वहीं पर अपने साम्राज्य स्थापित किया। तो शिवी जनपद के जो लोग हैं वो कहां पर मिलेंगे आपको? मेवाड़ में मिलेंगे। जांगल जनपद जो है वो आपको बीकानेर और जोधपुर इस सेक्टरों में मिलेगा। और जांगल, आपको पता है कि जांगल को जांगल प्रदेश कहा जाता है, यानी कि बीकानेर जोधपुर के आसपास कुछ क्षेत्र को जो बोलेंगे हम वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। और ध्यान रहे यहाँ के जो राजा हो रहा करते थे उनको जांगलदर बादशाह भी कहा गया है। इतिहास में उन्हें जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई है बीकानेर के शासक को। अब बात करते हैं कि ये जो बीकानेर है इसमें की या यूं कह दें कि जो जांगल प्रदेश है इसकी जो राजधानी थी तो वो राजधानी थी अहिछत्रपुर। एक तो आ गई आपके अहिछत्र पांचाल की राजधानी, ये अहिछत्र अलग है और जो राजधानी मैं बोल रहा हूं वो राजधानी अलग है। बीकानेर की जो राजधानी है या यूं कह दें कि जांगल प्रदेश, बीकानेर नाम बाद में पड़ा है, पहले उसका नाम जांगल ही था, जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। कौन सी राजधानी? अहिछत्रपुर। वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नागौर। तो इस तरीके से हमारे महाजनपद, जनपद और यहाँ पर जो सामान्य हम भारत का इतिहास के बारे में बात कर रहे थे
वो सारे जो टॉपिक थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की शुरुआत किस तरीके से हुई और इसकी स्थापना किसने की, कौन से वंश को हटाकर वहां पर मौर्य वंश आया, तो उसके बाद में उसकी जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।